Yes, sir. Okay. So get ready with your notes copy for today. नोट्स कॉपी के ऊपर हर पेज में हेडर डालना है, डेट, सब्जेक्ट, नेम, रोल नंबर एंड सेक्शन। सभी लोग रेडी कर लें अपना नोट्स कॉपी। तो आज जो डिस्कशंस होंगे वो नोट्स कॉपी में आप नोट करते जाएं, और कोई भी डाउट होता है तो तुरंत पूछेंगे। So in the last class, we had seen about design notations, where we had seen about pseudocode and flowcharts. और flowcharts में हम लोग ने जो है कुछ बेसिक चीजें देखी थी। इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। डायग्रामेटिकली हम पूरे कंट्रोल फ्लो, एल्गोरिथम के अंदर में जो कंट्रोल फ्लो हो रहा है उसको हम फ्लोचार्ट के थ्रू बताते हैं। तो इसमें आपको एल्गोरिथम पहले तैयार रखना पड़ता है। आपका स्यूडो कोड या एल्गोरिथम पहले से तैयार होना चाहिए। उसके बेसिस पे फ्लोचार्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। फ्लोचार्ट्स में जो नोटेशंस हम यूज करते हैं, दीज आर द नोटेशंस दैट वी यूज इन फ्लोचार्ट्स। ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। कुछ कुछ फ्लोचार्ट्स में इसके अलावा भी कुछ नोटेशंस यूज किए जा सकते हैं। नोटेशन जो है वो स्टैंडर्ड नोटेशन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो पहला नोटेशन देख रहे हैं, सर्कुलर एक राउंडेड कह सकते हैं एलिप्स काइंड ऑफ ए शेप का, एलिप्टिकल शेप का सर्कुलर बॉक्स कह सकते हैं। इट इज इंडिकेटिंग स्टार्ट एंड स्टॉप। तो हियर व्हेन द एल्गोरिथम बिगिंस, तो बिगिन के लिए भी आप यही सिंबल यूज करेंगे। जब व्हेन द एल्गोरिथम एंड्स देन आल्सो वी विल यूज द सेम सिंबल। देन इज द प्रोसेसिंग बॉक्स विच इज ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स आप देख रहे हैं, दिस इज द प्रोसेसिंग बॉक्स। And processing box means that all the processing statements like calculations, generally arithmetic statements or some other kind of processing statements are indicated using the processing box, that is rectangular box. Next the box is the parallelogram. Parallelogram बोलेंगे, ये it will be used for input and output. So whenever we are trying to get input from the user, तो यूजर को प्रॉम्प्ट करना है कि एंटर योर नेम और एंटर समथिंग, हम ये वाले पैरेललोग्राम वाले बॉक्स को यूज करेंगे। एंड व्हेनेवर वी वांट टू आउटपुट समथिंग, say we want to output some result, we want to output some string, some text, and display it on the user screen, then we will again use this parallelogram box. Next is the diamond shaped box. Diamond shaped box is also called as a decision box. Here, when we take decisions, like if something is true or not, if we check, there is a condition checking here. तो डिसीजन बॉक्स के अंदर हमको कंडीशन चेकिंग डालना रहता है। कंडीशन चेकिंग स्टेटमेंट डालेंगे। If the condition checking statement is true, then one path will be followed. If the condition checking statement has resulted in a false value, then another path will be followed. तो डिसीजन बॉक्स में से हमेशा याद रखना है कि दो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दो जो है ब्रांचेस निकल सकते हैं, ना तो दो से कम ना तो दो से ज्यादा। So at least and at most two branches will emerge from the decision box. One branch will be for the true side and the second branch will be for the false side. इसको yes या no भी करके रिप्रेजेंट करते हैं, या true या false करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ब्रांचेस को। तो डिसीजन बॉक्स में एक जो इनपुट आएगा और दो इसके ब्रांचेस निकलते हैं। एक इनपुट आएगा और दो ब्रांचेस निकलते हैं। तो विल सी हाउ इट वर्क्स। देन सर्कुलर शेप का हम जो सिंबल यूज करते हैं एज ए कनेक्टर। कनेक्टर मीन्स दैट इफ योर फ्लो चार्ट इज लार्ज in size, then
you will need more than one pages to complete the flow chart. तो जब पेज एंड हो रहा है तो लास्ट में, क्योंकि वो एंड ऑफ द फ्लो चार्ट नहीं है, वो सिर्फ पेज का एंड है, तो हम लोग सर्कुलर बॉक्स में बताते हैं कि सर्कुलर बॉक्स से इसमें एक लेबल डालते हैं, सर्कुलर बॉक्स के अंदर में एक लेबल डालते हैं और उस लेबल का नाम जैसे ABCD कोई भी जैसे हम कैरेक्टर्स यूज करते हैं जनरली, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस कनेक्टर के अंदर मैंने A लिख दिया एक पेज के अंदर में, और नेक्स्ट पेज में फिर से मैंने ए लिखा इसी सर्कुलर बॉक्स में, सर्कुलर सिंबल के नीचे, और वहां से फिर मेरे फ्लो चार्ट को मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो दैट शोज अ कनेक्टिविटी कि पेज 1 में जहां पे खत्म हुआ था वहीं से कंटिन्यू हो रहा है पेज 2 में, एंड सो ऑन। तो कनेक्टर्स आर यूज्ड टू कनेक्ट the flow charts, the parts of the flow charts which are spread in various pages, more than one page. Then we need connectors. अगर एक पेज से कम है, एक पेज के अंदर ही अगर आपका फ्लो चार्ट बन रहा है, तो you don't need connectors. Then this is the symbol for data storage. So data storage can be in the form of files, disk files, can be in the form of database management system software or anything, but it is database independent representation. इसमें इतना बताते हैं कि यहाँ पे डेटा आके स्टोर हो जाएगा, डेटा यहाँ पे स्टोर होगा, इसका मतलब यहाँ से रिट्रीव भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो लाइंस आ सकती हैं, एक तो इसमें इनपुट लाइन आ सकता है जो डेटा स्टोरेज बताएगा, और इससे एक आउटपुट लाइन भी जा सकती है जिसको हम कहेंगे कि रीडिंग डेटा। तो राइटिंग डेटा एंड रीडिंग डेटा के लिए सिंबल्स हम इसमें यूज कर सकते हैं यूजिंग द एरोड लाइन्स। तो ये डेटा स्टोरेज हो गया, और लास्ट में फ्लो लाइन्स कहते हैं, ये एरो मार्क्स आप देख रहे होंगे, स्ट्रेट लाइन्स हैविंग एरो हेड्स। तो जिस डायरेक्शन में एरो हेड्स लगे हैं उस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ कंट्रोल बता रहा है। तो द कंट्रोल फ्लो जो है ये फ्लो लाइन से हम बताते हैं। दीज आर सिंपल लाइन्स विच आर हैविंग एरो हेड्स। तो जिस जगह पे एरो हेड लगा है मतलब उस डायरेक्शन में डेटा फ्लो या कंट्रोल फ्लो उस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये बेसिक नोटेशन है, इसके अलावा भी नोटेशन यूज होते हैं, लेकिन दीज आर द बेसिक नोटेशन। होपफुली ये सभी नोटेशन सबको समझ में आ रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लो चार्ट्स में एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल को ऑब्जर्व करें, फ्लो चार्ट टू फाइंड द बिगेस्ट ऑफ टू नंबर्स। दिस इज द एम ऑफ द फ्लो चार्ट, aim of the program that we want to implement using this flow chart. इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे हमने शुरुआत किया है स्टार्ट से। देखिए यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, ये राउंडेड शेप बॉक्स है, और स्टॉप लिखा हुआ है। तो दीज आर द एंड पॉइंट्स, टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ द एंटायर फ्लो चार्ट। स्टार्ट जहाँ लिखा है मतलब एल्गोरिथम अपना वहां से शुरू हो रहा है, और स्टॉप जहाँ लिखा है इसका मतलब एल्गोरिथम वहां पे खत्म हो गया। तो जिधर स्टॉप लिखा है उसके बाद कोई स्टेटमेंट्स नहीं आने चाहिए, जहां स्टार्ट लिखा है उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट्स नहीं आने चाहिए। पूरे स्टेटमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट और स्टॉप के बीच में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे स्टार्ट के नीचे लिखा है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर में, फिर इज द प्रोसेसिंग स्टेटमेंट बॉक्स, प्रोसेसिंग बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डिक्लेयर ए एंड बी एज इंटीजर्स। So what we are doing here, we are actually declaring two variables with the names A and B, and both the variables A and B are of data type integers. That means they will have only whole numbers as values. तो A के अंदर और B के अंदर में सिर्फ whole numbers ही इनपुट हो सकते हैं, इसलिए हमको इंटीजर्स की जैसे हम लोगों ने रखा है, क्योंकि वी वांट देम टू बी प्रोसेस्ड एज इंटीजर्स। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे लाइंस को भी ऑब्जर्व करते जाए, यहाँ पे एरोड लाइंस लगे हैं, इसे मतलब द फ्लो इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये इस डिक्लेरेशन में हम आए हैं। डिक्लेरेशन में आने के बाद फिर द फ्लो ऑफ कंट्रोल इज डाउनवर्ड्स, एरो मार्क दिया हुआ है विद एन एरो, द लाइन इज रिप्रेजेंटेड। अब ऑब्जर्व करेंगे उसके बाद आता है इनपुट बॉक्स, इनपुट आउटपुट बॉक्स, पैरेललोग्राम है used for representing input output. So this will be something which will be displayed or will be prompted in the output screen for the user to input something. अभी output screen में
वेट करेगा फॉर A and B input. That means it will wait until the user enters two values, both should be integers, and one value will be stored, the first value will be stored in A and the second value will be stored in B. So here the data will be stored in A and B. After this you can observe that there is another connecting line, flow line दिया हुआ है. This flow line again indicates that अब flow जो है फिर से नीचे आया है. इसके बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए. अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा एरो मार्क्स अगर यूज नहीं हो रहा है इसका मतलब ये गलत फ्लो चार्ट है. एरो मार्क्स यूज करना जरूरी है, तभी हमको पता लगता है कि इस डायरेक्शन में फ्लो चार्ट वो जो है मूव कर रहा है. तो नाउ आफ्टर द इनपुटिंग ए एंड बी वैल्यूज वी विल चेक. यहाँ पे आप देखेंगे डायमंड शेप बॉक्स आ गया है. तो दिस डायमंड शेप बॉक्स इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग एंड कंडीशन चेकिंग. यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे inside the diamond shaped box you can observe there is an input line and there are two output lines. तो इसमें एक इनपुट लाइन होता है और दो आउटपुट लाइंस होते हैं मिनिमम और मैक्सिमम. मतलब एक इनपुट लाइन होना जरूरी है और दो आउटपुट लाइंस भी होना जरूरी है. इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता. तो यहाँ पे A इज ग्रेटर देन B चेक हो रहा है. तो जैसे अपन ने डायमंड शेप बॉक्स में कुछ भी लिखा है दैट मीन्स इट इज ए कंडीशन चेकिंग. So what we are checking the condition here that whether the value of A is greater than the value of B. So this is a condition checking statement. It is a logical statement. It will result in a logical output. That is either it will return true or it will result in false. So if the value of A is greater than B, then true will be returned. And if the value of A is less than B, then false will be returned. So if the value of A is greater than B, then true side में हम मूवमेंट करना शुरू करेंगे. If the value of A is less than B, then हम false side में मूवमेंट करना शुरू करेंगे. तो एट ए टाइम हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कंडीशन चेकिंग स्टेटमेंट के बाद कोई एक ही डायरेक्शन में हम निकल सकते हैं. या तो ट्रू डायरेक्शन में निकल सकते हैं, यहाँ पे ट्रू लिखा है, उस डायरेक्शन में निकल सकते हैं, या तो फॉल्स डायरेक्शन में कंट्रोल निकल सकता है. So assuming that value of A is greater than B, then what will happen? We'll move in this left side arrow mark जो है वहां से मूवमेंट करना शुरू करेंगे और प्रिंट करेंगे A greater than B. ये डबल कोट्स पे लिखा है. So anything which is written in double quotes or single quotes is a literal, and generally it is a string literal or character literal. तो literal का मतलब क्या होता है कि जैसा दिखता है वैसा ही वो रिप्रेजेंटेशन उसका है और वैसा ही उसका वैल्यू है. तो डबल कोट्स में A greater than B represents A greater than B as a string, as a text. और इसको हम लोग कह रहे हैं प्रिंट करो. तो दिस वैल्यू विल बी प्रिंटेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन ऑफ द यूजर. सो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये आउटपुट स्टेटमेंट है. तो इट हैज टू बी पुट इनसाइड ए पैरेललोग्राम बॉक्स, दैट इज द इनपुट आउटपुट बॉक्स. तो A greater than B लिख के आएगा. उसके बाद देखेंगे फ्लो कंट्रोल, देखिए कहाँ जा रहा है, नीचे एरो मार्क आया, यहाँ पे आया और सीधे स्टॉप में चला गया. So that means the program will end as soon as we move through this particular line of statements. Similarly, अगर A greater than B नहीं है, if it is false, then we will move in this direction, in the right hand side, and we will print A less than B, and we will stop. So this is how you interpret a flow chart and how you should know to create a flow chart. This is the guidelines. तो जैसे आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उन प्रोजेक्ट्स में भी आपको फ्लो चार्ट यूज करना ही है, बहुत जरूरी है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस टू क्रिएट फ्लो चार्ट्स फॉर इन योर प्रोजेक्ट्स. तो यू शुड लर्न हाउ टू क्रिएट करेक्ट फ्लो चार्ट. नोटेशंस करेक्टली यूज करना है, नोटेशंस में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फ्लो चार्ट गलत हो जाएगा. अब नेक्स्ट डिजाइन नोटेशन है स्ट्रक्चर चार्ट्स. स्ट्रक्चर चार्ट्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर चार्ट्स अगेन इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. So it is derived from data flow diagrams. So we'll see data flow diagrams कैसे होते हैं. We'll see in details. We had seen in details actually. So data flow diagram, if you remember, data flow diagram में हम लोग ने देखा था कि level 0, level 1 ऐसे करके diagrams बनाए जाते हैं. तो उन स्ट्रक्चर्स को, जो data flow diagram में हम लोग ने जो entities बनाए थे और data flow represent किया था, उसी को हम स्ट्रक्चर चार्ट्स के थ्रू और डिटेल्स में दिखाते हैं. ठीक. सो डीएफडी का अगर डिटेलिंग में जाना है तो स्ट्रक्चर चार्ट्स यूज किया जाता है. तो स्ट्रक्चर चार्ट्स आर एक्चुअली डिटेलिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग डीएफडीज.
पीएफडी का ज़्यादा डिटेल्स में जाना है तो स्ट्रक्चर चार्ट्स बनाते हैं, और उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, जो फंक्शनल यूनिट्स रहते हैं, जो फंक्शंस रहते हैं या मॉड्यूल्स रहते हैं वो रहेंगे, और उन फंक्शंस को हेल्प करने वाले सब फंक्शंस भी उसी में दिखाए जाते हैं। तो इसमें जो है मेन मॉड्यूल, सब मॉड्यूल्स, उसके सब मॉड्यूल्स, ये पूरे एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पूरा जो है हायरार्किकल स्ट्रक्चर में हम पूरे सिस्टम को बहुत ज़्यादा डिटेल्स में दिखाते हैं। इट इज़ अ माइक्रो लेवल डिटेलिंग ऑफ द एंटायर सिस्टम। तो डीएफडी में जो आप देख रहे हैं उसको भी माइक्रो लेवल में और ज़्यादा एक्सटेंड किया जाता है। लेकिन डीएफडी में डेटा फ्लो बताते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर चार्ट्स में बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे, अभी हम देखेंगे। मोर देन डेटा फ्लो वी रिप्रेजेंट इन स्ट्रक्चर चार्ट्स। तो इसमें कंट्रोल फ्लो भी बता देते हैं जो फ्लो चार्ट्स में हम यूज़ करते हैं, और डेटा फ्लो भी बता देते हैं जो डीएफडी में यूज़ करते हैं। तो इट इज़ ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये पॉइंट्स आप नोट करते जाएं, जो भी मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूँ उसको प्लीज़ आप लोग नोट करते जाइए। कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ पूछिएगा। अब हम स्टैंडर्ड नोटेशंस पे आते हैं जो स्ट्रक्चर चार्ट्स में हम यूज़ करते हैं। पहला जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, इट इज़ द नोटेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंट्रोल मॉड्यूल्स, सब मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स। कंट्रोल मॉड्यूल वो मॉड्यूल है दैट कैन कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर मॉड्यूल्स। तो कंट्रोल मॉड्यूल कैन कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ सब मॉड्यूल्स। ये सब मॉड्यूल्स के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकता है। लाइब्रेरी मॉड्यूल्स का भी वो एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकता है, और लाइब्रेरी मॉड्यूल्स में से कुछ अगर उसको ज़रूरत पड़े तो कुछ मॉड्यूल्स कुछ फंक्शनैलिटी को यूज़ भी कर सकता है। So we represent control modules on the top and using arrow marks. याद ध्यान रखिएगा arrow marks लगना चाहिए to display what are the sub modules और library modules. Sub modules जो हैं वो rectangular boxes से represent करेंगे, और library module में देखिएगा rectangular boxes में box तो यूज कर ही रहे हैं, थोड़ा डबल साइडेड rectangular box है ना, डबल साइडेड है। ठीक, इनको यूज करेंगे to represent library modules. तो ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग मॉड्यूल्स इन स्ट्रक्चर चार्ट। नेक्स्ट है कंडीशन चेकिंग के बारे में बताना है। देखिए आप इसमें जो है, जैसे फ्लो चार्ट में कंडीशन चेकिंग होता है, वैसे इसमें भी हम कंडीशन चेकिंग दिखा सकते हैं। बता सकते हैं कि एक मॉड्यूल, ये जो कंट्रोल मॉड्यूल है, वो अपने सबऑर्डिनेट मॉड्यूल्स को कॉल करेगा डिपेंडिंग अपॉन ए पर्टिकुलर कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन देखिए, यहाँ पे डायमंड शेप बॉक्स दिया हुआ, ये जो डायमंड शेप है इट रिप्रेजेंट्स कंडीशन। So that means that this module will check a particular condition, and according to the condition, it will invoke any of these modules, sub modules, subordinate modules को वो invoke करेगा। तो at a time ये एक ही module को invoke कर पाएगा, depending upon the condition। Naturally, अगर condition true है तो एक module, condition false है तो दूसरा module। So this is how we represent condition checking in structure charts. So it is similar to the flowchart representation. नेक्स्ट है लूपिंग स्ट्रक्चर्स। वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट लूपिंग स्ट्रक्चर्स। ये देखिएगा डीएफडीज में ये सब नहीं होता है, ये हम फ्लोचार्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। तो डायमंड शेप बॉक्स यूज किया है फॉर कंडीशन चेकिंग। अब लूपिंग स्ट्रक्चर के लिए सिर्फ सिंपली एक एरो मार्क यूज किया गया। देखिए एक सर्कुलर एरो मार्क यूज किया है। इट शुड बी अ सर्कुलर एरो मार्क। एंड व्हाट इज दिस मीन्स? दिस मीन्स दैट द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, देखिए यहाँ पे जो कनेक्शन मॉड्यूल्स है, देखिए कनेक्टेड मॉड्यूल्स देखिएगा एरो लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीज कनेक्टेड मॉड्यूल्स आर पुट इन साइड लूप। ये दोनों मॉड्यूल्स का एग्जीक्यूशन लूप के अंदर है। इससे मतलब ये मॉड्यूल जो मेन मॉड्यूल है, जिसको बोलते हैं अपना सुपर ऑर्डिनेट मॉड्यूल या कंट्रोलर मॉड्यूल जो है, उसके अंदर कुछ कंडीशन चेकिंग होगा, और कंडीशन जब तक ट्रू होगा तब तक ये दो मॉड्यूल्स लगातार एग्जीक्यूट होते रहेंगे। जैसे ही इसके अंदर वो कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे तो इनका एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। तो दिस मॉड्यूल, मेन मॉड्यूल, इज हैविंग अ कंडीशन चेकिंग इनसाइड अ लूप, एंड दिस लूप इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस एरो, सर्कुलर एरो लाइन, and it is encompassing two modules which will be executed repeatedly. अब more than two modules हो सकता है, single module भी हो सकता है, ठीक है, one and more than one modules हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से यहाँ पे हमने बताया है कि दो मॉड्यूल्स हैं यहाँ, ठीक। और जो तीसरा मॉड्यूल आप देख रहे हैं, इट इज नॉट इनसाइड द लूप, इट इज नॉट इनसाइड द लूप, ठीक। तो
ये कह सकते हैं कि अगर ये लूप खत्म हो जाता है तो ये तीसरा मॉड्यूल एग्जीक्यूट होगा। ठीक, ये सभी को नोट करते जाएं, अपने नोट कॉपी में सभी डायग्राम्स को नोट करते जाइए, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है डेटा फ्लो। डेटा फ्लो रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो मॉड्यूल्स के बीच में डेटा फ्लो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए ये डीएफडीज में जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। डीएफडीज में डेटा फ्लो रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे भी डेटा फ्लो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना ये है एरोड लाइन्स यूज करना है। वन मॉड्यूल इज सेंडिंग डेटा टू अनदर मॉड्यूल, सो एरो लाइन देखिए कैसे लिखा हुआ है। ये देखिए राइट हैंड साइड वाला एरो लाइन को ऑब्जर्व करें, दैट इज द अपर मॉड्यूल इज सेंडिंग डेटा टू द लोअर मॉड्यूल। ब्लू रंग का मॉड्यूल जो है वो ग्रीन रंग के मॉड्यूल को डेटा सेंड कर रहा है, और वो डेटा किस फॉर्मेट में है, उसका नाम क्या है, वो लेबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे द डेटा हैज टू बी रिप्रेजेंट यूजिंग अ सर्कुलर एम्प्टी सर्कल, empty circle symbol connected with an arrow mark, and that arrow mark should be pointing towards the direction to which the data is going to flow. यहाँ पे जो डायरेक्शन दिखा रहा है ये ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब टॉप से डाउन जा रहा है। ठीक, तो ब्लू मॉड्यूल से वो ग्रीन मॉड्यूल में जा रहा है। यहाँ पे एरो मार्क देखिए, यहाँ पे एरो मार्क लगा हुआ है और सर्कल दिया हुआ है, इट इज एन एम्प्टी सर्कल। रिमेंबर इट इज एन एम्प्टी सर्कल, ये एम्प्टी सर्कल होना चाहिए। तो दैट रिप्रेजेंट्स डेटा, and label represents the name of data, जैसे username, password, age, etc. So labels will be the data label that is flowing from upper module to the lower module. Similarly, lower module से upper module में भी जा रहा है डेटा, उसमें भी उसका लेबल होना चाहिए किस टाइप का डेटा जा रहा है। फॉर एग्जांपल रेस्पॉन्स कोई डेटा हम भेज रहे हैं कि यस नो सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, इस टाइप का कुछ लेबल, इस टाइप का कुछ वेरिएबल हम भेज रहे हैं जिसमें जो है मैसेज होगा, तो मैसेज बिकम्स द लेबल। और ये क्योंकि डेटा जा रहा है तो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव टू यूज एम्प्टी सर्कल एंड एरो मार्क। एरो मार्क विल बी डिनोटिंग द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ डेटा, so it is moving from the green module to the blue module. This is data flow representation. नेक्स्ट आता है कंट्रोल फ्लो रिप्रेजेंटेशन। कंट्रोल फ्लो रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होगा कि अ पर्टिकुलर मॉड्यूल इज कंट्रोलिंग यूजिंग सम control instructions or control data the execution of another module. ये जो labels हम दे रहे हैं these are nothing but the input arguments. ठीक, so say for example module 1 is the controller module, that is blue module. This blue module is a controller module and this green module is a subordinate module. That means the controller module can control the execution of subordinate module. तो मॉड्यूल ग्रीन जो ब्लू मॉड्यूल है वो क्या करेगा, इनपुट आर्गुमेंट देगा। मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, फंक्शंस। फंक्शंस में हम इनपुट आर्गुमेंट देते हैं। तो ये जो ब्लू वाला मॉड्यूल है वो आर्गुमेंट देगा, इनपुट आर्गुमेंट देगा और मॉड्यूल ग्रीन मॉड्यूल को एक्टिवेट करेगा। जो इनपुट आर्गुमेंट देगा that those input arguments will be represented as these circular filled up circular symbols along with the arrow marks. So filled up circular symbols along with the arrow marks. So remember that control flow जो है वो empty circle होता है, data flow जो होता है वो filled up circle होता है। तो filled up circles use करके जो है हम बताते हैं डेटा फ्लो हो रहा है। ठीक, डेटा फ्लो जो हो रहा है उसको हम लेबल देते हैं। लेबल इज नथिंग बट द इनपुट आर्गुमेंट नेम in which the value is to be inserted and that value will be passed on to this green module. तो ब्लू मॉड्यूल से कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशन ब्लू ग्रीन मॉड्यूल में जाएगा, उसके हिसाब से ग्रीन मॉड्यूल एक्टिवेट होगा और एक्शंस करेगा। जब एक्टिवेट करने के बाद एक्टिवेशन होने के बाद हो सकता है कुछ आउटपुट जनरेट करे, दैट आउटपुट विल बी रिवर्टेड बैक टू द ब्लू मॉड्यूल। और रिवर्टेड बैक जो हो रहा है अगेन इट इज ए डेटा, डेटा फॉर्मेट में रिटर्न बैक हो रहा है, तो वो हम लेबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग फिल्ड अप सर्कल्स। ठीक, फिल्ड अप सर्कल्स। तो इसमें क्या हो रहा है कि कंट्रोल इंफॉर्मेशन जा रहा है और आ रहा है। मॉड्यूल 1 इज कंट्रोलिंग मॉड्यूल 2, द ब्लू मॉड्यूल कैन कंट्रोल ग्रीन मॉड्यूल
the green module can control the blue module. अगर इस टाइप का अगर सिचुएशन दिख रहा है आपको, that means both the modules can control each other's execution. ठीक, कंट्रोल इंफॉर्मेशन से हम क्या करते हैं, we control the execution of the modules. ये हो गया कंट्रोल फ्लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर चार्ट. उसके बाद आता है ट्रांजैक्शन. एक एग्जांपल बता रहे हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का एक एग्जांपल है. तो व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स बेस्ड प्रोजेक्ट. किसी भी ई कॉमर्स बेस्ड प्रोजेक्ट में ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होना जरूरी होता है. ट्रांजैक्शन सिस्टम क्या होता है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इज that every kind of transaction, say for example, if you are purchasing some products, you have to do some transactions. You have to fill the shopping cart. You have to specify what are the elements that should be there, or the items that should be there inside your shopping cart. Then you will proceed towards check off, where you pay the bills and get your things delivered. Put them in the pipeline to get your things delivered. ये पूरा प्रोसेस जो है वो ट्रांजैक्शन होता है. जैसे आपने कुछ डिमांड किया, आपको कुछ मिला, तो ये दिस इज ट्रांजैक्शन. आपने पैसे दिए, आपको सामान मिला, दिस इज अ ट्रांजैक्शन. इन्वेंट्री में जो है प्रोडक्ट्स से कुछ सामान कम हो गया है तो रीऑर्डर हुआ, दिस इज अ ट्रांजैक्शन. तो एवरीथिंग दैट हैपेंस वेयर लेन देन हो रहा है, जहां पे भी लेन देन हो रहा है, दैट इज अ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हम एक एग्जांपल के थ्रू दे रहे हैं, स्ट्रक्चर चार्ट्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट इज ए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो होते हैं दैट आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी ई कॉमर्स बेस्ड सिस्टम. अब एक एग्जांपल को ऑब्जर्व करें. यहाँ पे देखिएगा, पहला मॉड्यूल है प्रोसेस ट्रांजैक्शन. प्रोसेस ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, और प्रोसेस ट्रांजैक्शन इज कनेक्टेड विद गेट डेटा, प्रोसेस सेल, प्रोसेस कस्टमर रिटर्न, प्रोसेस शिपमेंट अराइवल. अब ऑब्जर्व करेंगे, प्रोसेस ट्रांजैक्शन जो है इज द मेन मॉड्यूल. वो जो है कंडीशन चेकिंग में, देखिए यहाँ पे देखिएगा ये डायमंड शेप बॉक्स बन गया है. तो दिस रिप्रेजेंट्स कंडीशन चेकिंग. कि प्रोसेस ट्रांजैक्शन इन तीन में से किसी एक को एट ए टाइम यूज करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. कंडीशन क्या है? अगर सेल को प्रोसेस करना है तो प्रोसेस सेल मॉड्यूल को वो एक्टिवेट करेगा. अगर कस्टमर रिटर्न को एक्टिवेट करना है तो कस्टमर रिटर्न को एक्टिवेट करेगा. अगर शिपमेंट अराइवल का प्रोसेसिंग करना है तो प्रोसेस शिपमेंट अराइवल के मॉड्यूल को वो एक्टिवेट करेगा. यहाँ पे एक और चीज ऑब्जर्व आप कर रहे होंगे कि यहाँ पे एक सर्कुलर, एंटी सर्कुलर सिंबल यूज किया है और एक फिल्ड अप सर्कुलर सिंबल यूज किया है. एंटी सर्कुलर सिंबल मीन्स इट इज डेटा फ्लो. यस, एग्जैक्टली. एंड फिल्ड अप सर्कल इज कंट्रोल फ्लो. तो यहाँ पे प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी सोल्ड, स्टॉक, ये जो पूरा इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो जा रहा है प्रोसेस सेल के अंदर. और इसमें से प्रोसेस सेल के अंदर में से रीऑर्डर फ्लैग जा रहा है. रीऑर्डर कब होता है? जब इन्वेंट्री में कम हो गया कुछ चीज. तो रीऑर्डर फ्लैग कब जाएगा? ठीक है, रीऑर्डर फ्लैग तब भी होता है जब आप ऑलरेडी एक आइटम से आपने हार्ड डिस्क ऑर्डर किया था, कभी खरीदा था, आप फिर से उसको रीऑर्डर कर रहे हैं, वैसे भी हो सकता है. तो ये रीऑर्डर फ्लैग जो है, रीऑर्डर फ्लैग इज एन इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट डेटा, इट्स एन इंफॉर्मेशन. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो कस्टमर ने या जो कस्टमर ने ऑलरेडी ऑर्डर किया था उसको फिर से वो रीऑर्डर कर रहा है. तो उसमें जो है प्रोसेस, जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग वाला जो हमारा मॉड्यूल है, उसको हम इंफॉर्म कर रहे हैं कि ये रीऑर्डर जो है ऑर्डर है. तो रीऑर्डर ऑर्डर करने के लिए आप जो है प्रोसेस शिपमेंट अराइवल या प्रोसेस कस्टमर के अलावा या और कुछ आपको करना है तो वो करिए. प्रोसेस सेल अभी नहीं हो पाएगा. तो इस टाइप से ये डेटा, इसमें कंट्रोल फ्लो हो रहा है. उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे प्रोसेस ट्रांजैक्शन जो है वो गेट डेटा के साथ कनेक्टेड है. और गेट डेटा के साथ जो कनेक्शन दिया हुआ कैसे दिया है? एरोड लाइंस कहाँ पे डायरेक्शन पे है? गेट डेटा से डेटा जो है वो प्रोसेस ट्रांजैक्शन में आ रहा है. गेट डेटा में जो डेटा है वो कहाँ से आ रहा है? गेट ट्रांजैक्शन और गेट मास्टर रिकॉर्ड से आ रहा है. तो गेट डेटा इज गेटिंग, दिस मॉड्यूल इज गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम गेट ट्रांजैक्शन सब मॉड्यूल, and it can get the data from
गेट मास्टर रिकॉर्ड। ठीक, इसमें भी कंट्रोल फ्लो हो सकता है कि प्रोसेस ट्रांजैक्शन इसको कोई कंट्रोल फ्लैग देगा कि ये डेटा मेरे को चाहिए, गेट मी ट्रांजैक्शन डेटा, तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इसको देगा। प्रोसेस ट्रांजैक्शन जो है मॉड्यूल उसको अगर बोलेगा गेट मी मास्टर रिकॉर्ड, तो गेट डेटा उसको मास्टर रिकॉर्ड देगा। ठीक, तो यहाँ पे गेट डेटा जो है दो टाइप के रिकॉर्ड डेटा वो दे सकता है, एक है मास्टर रिकॉर्ड का कॉपी और एक ट्रांजैक्शन का कॉपी। अब ट्रांजैक्शन कौन से डेट में हुआ था वगैरह वगैरह वो डिटेल जो है वो प्रोसेस ट्रांजैक्शन मॉड्यूल जो है वो उसको सप्लाई करेगा, उसके बेसिस पे गेट डेटा जो है रिप्लाई बैक करेगा। और गेट डेटा ये दोनों इंफॉर्मेशन कहाँ से अटेन करेगा, इट विल अटेन इट फ्रॉम गेट ट्रांजैक्शन मॉड्यूल एंड गेट मास्टर रिकॉर्ड मॉड्यूल। गेट ट्रांजैक्शन मॉड्यूल एंड मास्टर रिकॉर्ड मॉड्यूल विल बी कनेक्टेड टू सम डेटाबेसेस एंड फ्रॉम दोज डेटाबेसेस दे विल एक्सेस द डेटा। तो एक बहुत ब्रीफ में बताया गया है हाउ ए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम कैन बी डिपिक्टेड यूजिंग अ स्ट्रक्चर चार्ट। ठीक, इसमें कोई किसी को डाउट है क्या ये पर्टिकुलर डायग्राम में? होप इट इज क्लियर। So next we move on to the another design notation which is known as decision tables. तो डिसीजन टेबल से क्या मतलब होता है? डिसीजन टेबल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज यूज टू फाइंड आउट और टू चॉक आउट ऑल द पॉसिबल रीजंस फॉर प्रॉब्लम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है कि हम क्या करते हैं यहाँ पे कि प्रॉब्लम्स जो आ सकते हैं, देखिए दो टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक है परसीवेबल प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू हमको पता लग जाता है कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो हम उनकी तैयारी करते हैं, कंटिजेंसी प्लानिंग बोलते हैं इसको। तो एक ऐसी इट इज अ काइंड ऑफ ए कंटिजेंसी प्लानिंग। डिसीजन टेबल्स यूज करके हम कंटिजेंसी प्लानिंग करते हैं कि अगर मुझे पता है परसीवेबल प्रॉब्लम्स हैं, मुझे पता है, मेरे एक्सपीरियंस से मुझे मालूम है कि अगर मैं ये एक्टिविटी करूं तो ये प्रॉब्लम्स मैं फेस कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि डिसीजन टेबल कैसे बनाऊंगा कि सभी प्रॉब्लम्स का मैं लिस्ट बना दूंगा और सभी प्रॉब्लम्स के लिस्ट के साथ में सभी सॉल्यूशन जो मैं उसका कर सकता हूँ उनका भी मैं लिस्ट बनाऊंगा। व्हाट विल आई डू? आई विल लिस्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम कंडीशंस एंड ऑल द एक्शंस टू बी टेकन इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। So I have a list of all the problem conditions and also I have a list of all the actions to be taken in order to solve those problems. And whole thing is represented using a tabular in a tabular manner. इसको जो हम बनाते हैं इसको हम डिसीजन टेबल बोलते हैं। इट्स ए वेरी पावरफुल टूल। ये डीबगिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है, फॉर प्रिवेंशन ऑफ एरर्स के लिए यूज होता है, कंटिजेंसी प्लानिंग के लिए यूज होता है। ये ऑलमोस्ट हर स्टेज में यूज होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हर एक स्टेज में हम लोग ये चीज़ यूज करते हैं, डिसीजन टेबल्स को यूज करते ही हैं फॉर एरर आइडेंटिफिकेशन एंड एरर मिटिगेशन, जिसको हम बोलते हैं कंटिजेंसी प्लानिंग के लिए। ठीक, इसमें हम सिर्फ परसीवेबल प्रॉब्लम्स को ही लिख सकते हैं, उन्हीं का ही सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, जो डायनेमिकली क्रिएट हो रहे प्रॉब्लम्स, उनके लिए इसमें दिक्कत होता है, बट इट हेल्प्स। ये क्या करता है, कोई अगर इनएक्सपीरियंस्ड है उसको बहुत जल्दी हेल्प मिल जाता है डिसीजन टेबल से, उसको करना क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको करना क्या है। आप अगर एक्सपीरियंस्ड हैं तो थ्रू योर एक्सपीरियंस यू ऑलरेडी नो व्हाट यू हैव टू डू। But if somebody, some of your subordinate is an inexperienced person, if you give the decision table to that person and say that अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप एक डिसीजन टेबल को ठीक से स्टडी करेंगे और प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसमें से आपको मिल जाएगा। So it becomes a very big support for problem solutions. तो प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के लिए हम लोग डिसीजन टेबल्स का यूज करते हैं। तो अब डिसीजन टेबल प्रोसीजर क्या है, हाउ टू क्रिएट अ डिसीजन टेबल। So very basic 4 steps are required. Step number 1, identify all possible conditions to be addressed. So all possible conditions means all possible problems that may arise, that you think may arise. ठीक, इसमें क्या होता है कि अब all possible conditions को, जैसे हमारा टीम होता है, एक्चुअली क्या है कि we work as a team in a software development system, in a software project management, we work as a team. So all the team members are put together. They are asked
कि आप बताइए व्हाट आर द पॉसिबल प्रॉब्लम्स दैट मे अराइज इन दिस पर्टिकुलर फेज ऑफ अवर डेवलपमेंट। सभी लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और आइडियाज निकालते हैं और मन में सोचते हैं कि हाँ मेरे एक्सपीरियंस से ये प्रॉब्लम आया था पिछले बार, मेरे एक्सपीरियंस से ये प्रॉब्लम आया था पिछले बार, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसे करके पूरा लिस्ट बनाया जाता है। दोज आर ऑल द पॉसिबल कंडीशंस, प्रॉब्लम कंडीशंस दैट शुड बी एड्रेस्ड। सेकंड स्टेप है डिटरमाइन एक्शंस फॉर ऑल द आइडेंटिफाइड कंडीशंस। तो जितने भी प्रॉब्लम कंडीशंस थे तो हम लोग ने अभी तक आइडेंटिफाई किया, सब लोग मिलके आइडेंटिफाई किए हैं, सभी लोग मिलके उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस भी आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर वो प्रॉब्लम आता है तो क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, तो दैट जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, खर्चा कम लगे, टाइम कम लगे, रिसोर्सेज कम लगे और प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए। So second step is very necessary. We have to determine all the necessary actions required to solve the problem conditions. थर्ड स्टेप होता है, जब ये सब कुछ हो गया तो थर्ड स्टेप होता है क्रिएट मैक्सिमम पॉसिबल रूल्स। मैक्सिमम पॉसिबल रूल्स का मतलब क्या होता है कि हम मैचिंग करते हैं प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन। एक प्रॉब्लम का एक से ज्यादा सॉल्यूशंस भी हो सकता है तो हम उसको मैचिंग करते हैं, उसको मैपिंग करते हैं, उसको मैपिंग भी बोलते हैं। So we have to find out the maximum possible solutions that can be found for any particular problem. तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं। चौथा जो स्टेप है, फोर्थ स्टेप है डिटरमाइन एक्शन फॉर ईच रूल। डिटरमाइन एक्शन फॉर ईच रूल, दैट इज व्हाट टू डू at a, when a particular problem arises then what exactly should be done। ठीक, तो ये जो डिसीजन टेबल है इसको बहुत अच्छे से वेरीफाई करना जरूरी है। इसमें the duplicate rules and actions should be eliminated effectively। रिडंडेंट चीजें नहीं होनी चाहिए, रिपीटेटिव चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। तो लेट अस सी, एक एग्जांपल देखते हैं, यू कैन ऑब्जर्व, सभी को दिख रहा होगा ये एग्जांपल। ठीक, तो ये एग्जांपल जो है एक छोटा सा एग्जांपल है, ये बहुत जनरल प्रॉब्लम होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। अभी बहुत ही सिंपल से एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम अगर है तो पॉसिबल कंडीशंस देखिए क्या क्या हो सकता है। देखिए ऑल द पॉसिबल कॉजेज, all the possible causes that may create this problem। देखिए क्या क्या causes हैं, shows connected, ping is working, opens website। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, अगर ट्रू हैं तो इससे मतलब प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर ये कंडीशंस फॉल्स आ रहे हैं मतलब इसमें हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, इंटरनेट नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्या है, एक्शंस। अब इनको सॉल्व करने के लिए ये जो प्रॉब्लम कंडीशंस हम दे रहे हैं इनको सॉल्व करने के लिए क्या हो सकता है, चेक नेटवर्क केबल, चेक इंटरनेट राउटर, रिस्टार्ट योर वेब ब्राउजर, कॉन्टैक्ट सर्विस प्रोवाइडर एंड डू नॉट डू एनी एक्शन। एक लास्ट ऑप्शन यही बनता है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर ये चार ऑप्शंस नहीं कर सकते तो पांचवा ऑप्शन हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, नथिंग टू बी डन। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा रूल्स कैसे बने हैं। रूल्स बनाते वक्त हमने क्या किया कि अगर कंडीशन क्या है, कनेक्टेड शो नहीं कर रहा है। देखिए एक कॉलम को ऑब्जर्व करिए, कॉलम ऑब्जर्व करिए, इसमें क्या लिखा है कि अगर इट इज नॉट कनेक्टेड, इट डज नॉट शो कनेक्टेड, इट इफ इट डज नॉट शो कनेक्टेड चेक द नेटवर्क केबल, चेक द इंटरनेट राउटर। इफ द पिंग इज नॉट वर्किंग, पिंग करके हम लोग कमांड यूज करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से उससे पता लगता है कि इमीडिएट जो कनेक्टेड राउटर है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो पता लग जाता है। उसे रिप्लाई अगर आएगा तो ठीक है, रिप्लाई अगर नहीं आता है दैट मींस द राउटर इज नॉट कनेक्टेड। तो इफ द पिंग इज नॉट वर्किंग देन अगेन चेक द केबल, क्योंकि डिस्कनेक्टेड केबल से भी हो सकता है पिंग इज नॉट वर्किंग, एंड चेक द इंटरनेट राउटर। ठीक, अगर ओपन वेबसाइट, अगर ओपन वेबसाइट अगर ओपन हो रहा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन इसमें भी एक चीज हो सकती है कि कैश्ड जो कैश किया हुआ पेजेस हैं, जो ऑलरेडी मेमोरी में स्टोर्ड पेजेस हैं, वो दिखा रहा होगा, वो भी हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक, तो ये एक रूल बन गया। दूसरा रूल देखिए, शोज कनेक्टेड नो, पिंग इज वर्किंग नो, ओपन वेबसाइट नो, सो कॉन्टैक्ट सर्विस प्रोवाइडर, इट इज द सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आता है शोज कनेक्टेड नो, पिंग तो वर्क कर रहा है, वेबसाइट भी ओपन हो रहा है, कॉन्टैक्ट द सर्विस प्रोवाइडर। तो ऐसे करके
यहाँ पे भी आप क्रॉस मार्क देख रहे हैं, दिस इज द एक्शन दैट शुड बी टेकन व्हेन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स बिकम appear with you, ठीक, appear with us. So यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल शोज कनेक्टेड, यस, थिंग इज वर्किंग, ओपन वेबसाइट, और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रहा है आपको, तो आपको क्या क्या चेक करना चाहिए? चेक इंटरनेट राउटर, रिस्टार्ट वेब ब्राउजर, और अल्टीमेटली कॉन्टैक्ट द सर्विस प्रोवाइडर. तो ये रूल्स जो है ये आपको अपने एक्सपीरियंस से बनाने पड़ेंगे, ठीक, थ्रू योर एक्सपीरियंस ओनली यू कैन बिल्ड दीज रूल्स. तो ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं प्रॉब्लम्स, वही ये रूल्स को बना सकते हैं. तो व्हाई डू वी मेक दिस डिसीजन टेबल? टू हेल्प दोज पीपल, those team members who are new and may face problems during the development process and they can solve the problems. So this is the need of decision tables. ये डिजाइन नोटेशन में बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, ऑलमोस्ट हर एक पेज में इसको यूज किया जाता है. तो दिस इज इट फॉर टुडे. किसी को कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम.